Hello students, today our topic is digestion of protein। तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है और किस तरीके से होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है और प्रोटीन का डाइजेशन होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन का डाइजेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में एसएच एब्जॉर्व नहीं हो पाती। तो प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करते हैं? प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, और अगर प्रोटीन कुक्ड हो जाए तो उसको डाइजेस्ट करना इन प्रोटोलिटिक एंजाइम्स के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि प्रोटीन कुक होने के बाद डीनेचर्ड हो जाती है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन आसान हो जाता है और प्रोटीन का टेस्ट कुक होने के बाद ज़्यादा बदल जाता है और उसको हमारी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। तो स्टूडेंट्स पैलेटेबल मीन्स एक्सेप्टेबल टू आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको पहले स्मॉल मोनोमर्स में तोड़ा जाता है, यानी कि अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्व हो सके। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स वो कंपाउंड हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल्स एमाइन ग्रुप मीन्स NH2 और वन मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स COOH सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं। हर एक अमीनो एसिड में एक R ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड्स हर एक ग्रुप से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो R ग्रुप जुड़ा होता है वो हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिसकी लेफ्ट साइड में एक एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है और ऊपर की साइड एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये R ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स सभी अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सेम होते हैं लेकिन R ग्रुप डिफरेंट होता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको एक जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का याद होना चाहिए कि वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन और अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन और अमीनो एसिड का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो इसी तरीके से हम अब डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स में, माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में ये देखेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन के डाइजेशन से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को पेप्टाइडेज और प्रोटोलिटिक्स एंजाइम भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस टेबल में ये दिखाया गया है कि ये एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मेन चेन पर फंक्शन करते हैं और प्रोटीन
मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि एक्सोपेप्टाइडेज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के टर्मिनल एंड पर बने पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंडोपेप्टाइडेज के एग्जाम्पल हैं पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। और एक्सोपेप्टाइडेज के एग्जाम्पल हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटोलिटिक्स एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ से। माउथ में प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? माउथ में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि माउथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसीलिए हमारे माउथ में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती। जो भी प्रोटीन फूड में प्रेजेंट होती है उसको स्टमक में एज इट इज़ भेज दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है प्रोटीन का। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। तो स्टूडेंट्स इनिशियली HCl इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इनएक्टिव एंजाइम कौन सा है? पेप्सिनोजन, जिसको HCl एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा और वो क्या होगा? पेप्सिन। तो स्टूडेंट्स पेप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन प्रोटीन में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है और जो एंड प्रोडक्ट आता है वो है प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या आपको मालूम है कि बच्चों के स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन। रेनिन हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने में। मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को कैसीन प्रोटीन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स रेनिन क्या करता है? रेनिन इस कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज कर देता है और फिर ये पैरा कैसीन पेप्सिन द्वारा हाइड्रोलाइज होकर फर्दर प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में तोड़ दी जाती है। ओके, लेकिन रेनिन एंजाइम का फॉर्मेशन एज के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनमें रेनिन एंजाइम कम होता जाता है और एडल्ट में तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एडल्ट्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ लिया जाता है, फिर उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है प्रोटीन का। तो स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 टाइप्स के जूस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, नेक्स्ट एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, नेक्स्ट एंजाइम है इलास्टेज, नेक्स्ट है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, नेक्स्ट है प्रो कोलेजिनेज। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं वो सब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनको एक्टिव करने के लिए कुछ और एंजाइम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एंटीरोकाइनेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है और फिर ये ट्रिप्सिन बाकी सभी पैनक्रिएटिक एंजाइम को उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को
ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी एक्टिव एंजाइम है और फिर ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके उनको डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स की फॉर्म में तोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल जूस में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स को सिंपल अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं ताकि अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? अमीनो पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज। ओके, तो स्टूडेंट्स अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम्स क्या करता है? ये प्रोटीन के एन टर्मिनल पर बने पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करता है। और डाईपेप्टाइडेज एंजाइम्स क्या करते हैं? डाईपेप्टाइड को 2 अमीनो एसिड में तोड़ने में हेल्प करते हैं। और ट्राईपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है? ट्राईपेप्टाइड्स को पहले डाईपेप्टाइड की फॉर्म में लेकर आता है और फिर डाईपेप्टाइडेज इस डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड की फॉर्म में ले आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रोटीन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? अमीनो एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको प्रोटीन का डाइजेशन समझ में आ गया होगा। अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।